अगेन अ वार्म वेलकम स्टूडेंट। आई होप सबने अच्छे से कर लिया अभी तक हमने जो भी पढ़ा। देखो, अब बात आती है, हमने कहा कि सारे टैक्सेस सेसेस फीस लेवीज आपके एड बैक हो जाएंगे एक्सेप्ट जीएसटी एक्ट, ठीक है, या फिर जो भी आपके जीएसटी के टैक्सेस हैं, जो भी आपके जीएसटी के कंपनसेशन सेस हैं वो एड बैक नहीं होंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, इस कहानी में भी ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है स्टूडेंट्स, ट्विस्ट इज टीसीएस का नाम सुना है? बताओ, टीसीएस दैट इज, यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात नहीं हो रही, ठीक है। टीसीएस का मतलब जो हमने इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वो सबने सुना हुआ है। किसी ने नहीं सुना, डू नॉट वरी, यहाँ पे एक बार मैं आपको इसको बता देती हूँ टीसीएस क्या होता है। देखो स्टूडेंट, कई केसेस में, कई स्पेसिफाइड केसेस में, जो इनकम टैक्स ने आपको स्पेसिफाइड केसेस दिया, उस केस में क्या करना होता है, जब कोई पर्सन इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी दूसरे पर्सन को पैसे दे रहा है, दे किस में रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इनकम। इन वर्ड्स को ध्यान रखो, इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, समझ आ जाएगा। इनकम की फॉर्म में, इनकम की फॉर्म में दूसरे पर्सन को उसको कुछ पेमेंट करनी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस इनकम में से कुछ टैक्स डिडक्ट कर देता है, ठीक है। और इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, टीसीएस। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो रिमेनिंग अमाउंट पे कर देता है, रिमेनिंग अमाउंट दे देता है टू द रेलिवेंट रेसिपिएंट। देखो, अब बात आती है कि मैम आप बार बार ये इनकम वर्ड क्यों यूज करते, इनकम वर्ड क्यों यूज कर रहे थे, बिकॉज मैं आपको एग्जांपल में वही समझाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, अमेजोन का नाम सबने सुना है, अमेजोन सबने सुना होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं ये बहुत बड़े। क्या होता है, जो भी सेलर्स हैं, जिन्होंने अपने गुड्स यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं, ठीक है, गुड्स को लिस्ट किया, डिस्कस किया था हमने ई कॉमर्स वाला सारा सिनारियो कि क्या होता है, गुड्स की लिस्टिंग होती है, उसके बाद दूसरा कस्टमर आके अमेजोन पे ऑर्डर देता है, अमेजोन मनी कलेक्ट करता है, अपनी कमीशन काटता है, बाकी की पेमेंट वो सप्लायर को, सेलर को दे देता है। लेकिन स्टूडेंट, जिस टाइम पे वो सप्लायर की इनकम दे रहा है ना, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आप पढ़ोगे भी इनकम टैक्स में, एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है कि वाइल गिविंग द पेमेंट उसको टीसीएस डिडक्ट करना होता है। वाइल गिविंग द पेमेंट उसको टीसीएस डिडक्ट करना होता है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी उस सेलर की इनकम में से कुछ टैक्स काट कर, फॉर एग्जाम्पल से 1% काट कर उसको जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, उसको हम बोलते हैं टीसीएस, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर ऐसा कोई सेलर की इनकम में से ये टीसीएस माइनस हुआ एज पर इनकम टैक्स एक्ट, टीसीएस माइनस हुआ एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो भी आपका सप्लाई की वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो जीएसटी वाले टैक्सेस नहीं बनेंगे, साथ में जो टीसीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट कुछ आपका माइनस हुआ है, तो वो भी आपका, आपसे मतलब चार्ज हुआ है टीसीएस, तो वो भी आपकी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा सप्लाई का। उस इस पार्ट पर आपको जीएसटी पे नहीं करना है एटलीस्ट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आप एक काम करो, ये जो अमेजोन वाला एग्जाम्पल है इसको नोट डाउन कर लो, तो आपको याद रहेगा कि टीसीएस क्या होता है, ठीक है। चलो, अब यहां से पढ़ लें, थोड़ा सा चैप्टर रह गया, पढ़ लेते हैं ना। चलो देखो, TCS under Income Tax Act 1961 not includable in the taxable value for the purpose of GST, CBIC White Circular Number 76/50/2018। आपको इस सर्कुलर नंबर को याद नहीं करना। क्या हुआ था, CBIC ने एक सर्कुलर निकाला था, उस सर्कुलर से इन्होंने ये क्लैरिफाई किया था दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 would not be includable as it is an interim levy not having the character of tax। क्या बोला सीबीआईसी ने अपने सर्कुलर के थ्रू कि ये जो टीसीएस कटा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है, 1961, आई होप सबको पता है, ठीक है। तो स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि ये जो टैक्स कटा है, टीसीएस कटा है, हमारी नजरों में ये, इसमें टैक्स का कैरेक्टर है ही नहीं है, ये तो जस्ट एन इंटरिम लेवी है, इंटरिम आपके ने लेवी किया है कोई चार्ज, ठीक है। तो इसको आप वैल्यू का पार्ट नहीं मानोगे। अब बात आती है, क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट पढ़ा था हमारा टैक्स वाला पॉइंट, और स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान होगा सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था, पेमेंट्स मेड टू थर्ड पार्टीज बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लायर। यानी हमने कौन से एग्जांपल की बात की थी, ए बी सी, ए ने बी को सप्लाई किए गुड्स, बी ने ए को 40,000 रुपीज दिए,
और एक एक कहने पर सी को 20,000 रुपीज दिए। क्या बात हुई थी कि वैल्यू कितनी बन जाएगी, 60,000 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वही पॉइंट है। देखो, अब सप्लायर में नीड टू इंकर वेरियस एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. In the normal course, he would pay these amounts and they would form part of the value that he charges from the customer, that is recipient of supply. However, even if the customer makes direct payment of some of such liabilities of the supplier to the third parties, यानी अगर सप्लायर की कोई लाइबिलिटी बन रही है और उसके लिए डायरेक्टली पेमेंट कौन कर रहा है, रेसिपिएंट कर रहा है, and the supplier does not include this amount in his bill, it would still form part of the value of supply. यानी यहाँ पर सप्लायर की चालाकी नहीं चलने वाली, घपलेबाजी नहीं चलने वाली, बिल में नहीं ऐड किया ना, फिर भी वो आपकी वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्लियर? A point to note here is that amount paid by the recipient to third parties will be added to the value under this clause only when the supplier is under contractual liability to make payment to such third parties and the said payment is in relation to such supply. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंटली आपको क्या मेंशन करना है, क्या आपको नोट करना है कि जो उसने ए ने सी को पेमेंट करवाई है, एक तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में कि हाँ ठीक है मुझे आपकी ये पेमेंट करनी है, मुझे आपकी ये पेमेंट करनी है, यानी वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पेमेंट हो। सेकंड स्टूडेंट्स क्या है कि वो जो पेमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी इन रिलेशन टू सच सप्लाई। यानी ये देखो स्टूडेंट्स, जो ये 20,000 उसने यहाँ पर पे किए हैं बी ने सी को एक एक कहने पर, ये कैसे 20,000 लाइबिलिटी बनती हो, वो कुछ ना कुछ जो उसने उसको गुड सप्लाई किए हैं ना, उसी के इंसिडेंटल कोई एक्सपेंसेस हो, उसी की इंसिडेंटल कोई इसने ट्रांजेक्शन ली हो सी से, जिसकी पेमेंट किससे कराई है, बी ने। यानी जो ये 20,000 का अमाउंट है, ये भी किसके रिलेशन में होना चाहिए, उसी सप्लाई के रिलेशनशिप में होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने आपको बोला था कि हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी इस डिस्कशन में, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, तो अब जो नए पॉइंट्स आ रहे हैं इसको भी माइंड में रखो, क्योंकि यही है आपकी डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्चुअल आपके एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होनी चाहिए, लीगल रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी होनी चाहिए, प्लस said payment is in relation to such supply. Clear? अब स्टूडेंट्स क्या है, एग्जाम्पल पढ़ लें। चलो, ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट. In furtherance of this, Grand Biz contracts with vendors to deliver goods or services like water, soft drinks, audio system, projector, catering, flour, etc. at the venue on the stipulated dates at the stipulated price. Grand Biz is liable to make these payments at contracted. यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक है ग्रैंड बिज, एक है एबीसी कंपनी, एक है ग्रैंड बिज, एक है एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी ने क्या करना है, एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो, एक ये है एबीसी कंपनी, ये है ग्रैंड बिज। एबीसी कंपनी ने अपनी डीलर्स की एक मीटिंग रखनी है, तो उसने क्या किया, ग्रैंड बिज को बोल दिया कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, मेरी ये डीलर्स मीट को आप कंडक्ट कर देना, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, डीलर्स की मीटिंग होगी तो ये तो नहीं है ना कि वहाँ पे सिर्फ चेयर्स चाहिए, वहाँ पे कितना कुछ चाहिए होता है, प्रोजेक्टर चाहिए, प्रोजेक्टर पे वो अपनी सारी प्रेजेंटेशन शो कर चुके। अब कोई आएगा मीटिंग के लिए तो उसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी, यानी वाटर चाहिए, कोई आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कुछ फूड्स है, ऑडियो सिस्टम चाहिए, अच्छा सा केटरिंग चाहिए, डेकोरेशन चाहिए। तो क्या किया, एक थर्ड पर्सन या फिर स्टूडेंट्स अगर हम बोले कि अलग अलग पर्सन को जी ने क्या बोल दिया कि ये सारी सारी सर्विसेज आप जाकर उस स्टाइपुलेटेड डेट पर स्टाइपुलेटेड टाइम पर आकर वेन्यू में दे देना। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतनी स्टोरी है। अब आगे क्या हुआ, द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी. ABC company agrees to bill raised by the soft drinks vendor on grand bill on receiving the crates of soft drinks. This amount is not billed by Grand Biz to ABC company. However, it would be added to the value of service provided by Grand Biz to ABC company for payment of GST. अब क्या बात हुई, उसने अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से बात की थी। एक सर्विस प्रोवाइडर था सॉफ्ट ड्रिंक का सर्विस प्रोवाइडर, सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक का वो सर्विस प्रोवाइडर था। सॉफ्ट ड्रिंक के सर्विस प्रोवाइडर ने क्या बोला, जिस टाइम पर सॉफ्ट ड्रिंक के क्रेट आते हैं, जिस टाइम पर मैं आपको क्रेट हैंडल करूंगा, क्रेट दूंगा, मुझे मेरी पेमेंट उसी टाइम पर चाहिए। यानी जैसे मैं क्रेट दे रहा हूँ मुझे पेमेंट दे देना। ग्रैंड बिज जैसे ही मैं क्रेट दे रहा हूँ मुझे मेरी पेमेंट दे देना।
ग्रैंड बिजनेस जाके एबीसी कंपनी से बात करी कि ऐसे ऐसे ये पेमेंट मांग रहा है, तो आप एक काम करना, आप इनको डायरेक्टली इनके बिल पे पेमेंट कर देना, क्योंकि मंगवाई तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स आप ही के लिए हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल 5000 की कोल्ड ड्रिंक्स आई थी, ग्रैंड बिल ने एबीसी को कहा ये 5000 आप इसको दे दो, बनता है। जब मैं आपको बिल दिखाऊंगा ना, जब मैं आपको बिलिंग अमाउंट दूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल टोटल बिल 50,000 का बनता है, तो मैं आपको खाली 45,000 का ही बिल दूंगा। क्यों? क्योंकि आप 5,000 इसको पे कर चुके हैं। चलो, इनकी नजरों में, इनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ ठीक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक का सप्लायर भी खुश, ग्रैंड बिल भी खुश, एबीसी कंपनी भी खुश। लेकिन गवर्नमेंट कैसे खुश हो सकती है? बिल में दिखा दिया 45,000, एक्चुअल बिल बनना चाहिए था 50,000 का। अगर तुम सिर्फ जीएसटी लायबिलिटी 45,000 पे कर रहे हो, तो हाँ, गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा ना, लेकिन कितना? गवर्नमेंट अपना लॉस तो होने नहीं देगी। तो क्या किया, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लॉज बी के अकॉर्डिंग बता दिया कि ऐसी कोई पेमेंट है, ये 5,000 भी आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, अगर आपने उसको बिल में ऐड नहीं किया तो। बिल में ऐड कर देते तो हमें क्या दिक्कत है, फिर तो ऑलरेडी वो अमाउंट शो कर रहा है, डबल तो नहीं अमाउंट शो करोगे, ठीक है। चलो, अब स्टूडेंट्स, क्लॉज सी क्या आता है आपका? मैंने आपको पहले भी बोला स्टूडेंट्स, क्लॉजेस नहीं भी याद हो ना, क्लॉज नंबर तो छोड़ देना, याद मत करना, लेकिन गलत मत कोट करना, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 15 टू लिख दोगे वो भी सफिशिएंट है। अब आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? सच एज कोई कमीशन ली है, पैकिंग चार्ज की, पैकिंग चार्जेस लिए हैं, charged by the supplier or anything else done by the supplier in relation to a supply at the time of or before delivery of goods or supply of services must be added to value। यानी कुछ भी कमीशन है, पैकिंग चार्जेस हैं, आपने रेसिपिएंट से अगर वो लिए हैं, तो उसको भी आप क्या करोगे? वैल्यू में ऐड करोगे। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, कमीशन एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, This may be paid to an agent and recovered from the buyer of the goods or services. This is part of value of the supply। वो क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पर जो सेलर है, उस सेलर है, उसने किसी एजेंट की भी सर्विसेज ली थी, एजेंट को उसने कुछ कमीशन पे किया इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर सप्लाई, तो जो उसने पेमेंट की है, जो उसने पेमेंट की है, वो भी बिल में ऐड हो, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगी, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, पैकिंग की बात है, कुछ पैकिंग इफ चार्ज बाय द सप्लाई टू द रेसिपिएंट इज सिमिलरली पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। आपने कुछ पैकिंग चार्जेस भी लिए हैं, तो उसको भी लिखो ना, आपने ले लिए ना रेसिपिएंट से, लिख दो, उस पर भी जीएसटी पे करो। या फिर स्टूडेंट्स, अगर कोई इंस्पेक्शन या कोई सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं, इज अनदर एलिमेंट दैट मे बी एडेड टू द वैल्यू इफ बिल टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगर आपको पता हुआ, सर्टेन गुड्स ऐसी होती हैं जिस पर आपको गवर्नमेंट से इंस्पेक्शन करानी पड़ती है या फिर उनको सर्टिफाइड करवाना पड़ता है, उसके लिए आपने कोई चार्जेस पे किए थे, अब आपने वो चार्जेस रेसिपिएंट से ले लिए, चार्जेस पे किए, चार्जेस रेसिपिएंट से रिकवर कर लिए हैं, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। कब बन रहा है? रिकवर किए हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, को इंस्टॉलेशन या फिर टेस्टिंग चार्जेस लिए हैं, आपने जाकर वहां पर कुछ मशीन इंस्टॉल करी थी, ठीक है, या फिर कुछ टेस्ट, आपने कहा कि ठीक है मैं इसको यहाँ पर टेस्ट कर दूंगा, लेकिन इसके टेस्टिंग चार्जेस लगेंगे, ऐसा कुछ है, आपने उसके चार्जेस लिए हैं, उसको भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। या फिर कोई वेमेंट चार्जेस है, लोडिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बिफोर सप्लाई। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर कोई वेमेंट चार्जेस किए या फिर आपने क्या बोला कि मैं गुड्स को लोड करवाऊंगा, ये जो गुड्स है ना आपके पास, सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला ये जो गुड्स हैं आपके पास, ये कैसे आएंगे? मैं इसको किसी टेम्पो के थ्रू भेजूंगा, टेम्पो मेरा तो है नहीं, मैं टेम्पो में लोड करवाऊंगा, उसके लोडिंग चार्जेस भी मैं आपसे लूंगा, ठीक है, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। ऐसी कुछ डिजाइन के लिए चार्जेस लिए अलग से, वो डिजाइनिंग चार्जेस भी पार्ट बनेंगे। क्लियर? और स्टूडेंट्स, अगर कोई आउटवर्ड फ्रेट लिया है, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, आपने भेजने के लिए, आउटवर्ड भेजने के लिए, आउटवर्ड यानी भेजने के लिए कुछ फ्रेट लिया, कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि गुड्स एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस पे जाते हैं, तो कई जगह पे क्या किया जाता है कि इस रास्ते के लिए गुड्स को इंश्योर करवा लिया जाता है, ठीक है, कि अगर रास्ते में कुछ हुआ तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी ना, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। इस इंश्योरेंस को कहते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, वेयर द सप्लायर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर्स प्रीमाइसेस एंड अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई बिकम्स अ कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग द सप्लाई ऑफ गुड्स। Therefore, outward freight and transit insurance become part of the value of the composite supply and GST is payable thereon at the same rate is applicable for the relevant goods। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसको
वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। अब इसमें वो क्या कह रहा है, बात क्या हुई सप्लायर की और रेसिपिएंट की, मैं आपको गुड्स भेजूंगा, कैसे भेजूंगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजूंगा, ठीक है, उसका फ्रेट लगेगा। चलो, एक सर्विस कौन सी दी थी, उसने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की दी थी, साथ में मैं आपके लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करवा रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट, ये सारा जो सप्लाई है ये आपको कैसी सप्लाई दिख रही है, कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स्ड सप्लाई, बताओ जल्दी, कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई कौन सी सप्लाई होती है, जो आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे ही की जाती है, ठीक है। मिक्स्ड क्या होती है, जो नेचुरली बंडल नहीं होती, नेचुरली बंडल है ना, हमें भी पता है। सप्लायर रेसिपिएंट को अगर सामान भेजता है तो क्या कहता है, कोई अगर बड़े से गुड्स भेज रहे हैं जो आपको प्रेमाइजेस पे भिजवाने की जरूरत है, मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवा देता हूँ, यानी वो सारी सर्विसेज नेचुरली बंडल हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, इस कैटेगरी को आप मानोगे कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई के केस में जीएसटी कौन से अमाउंट पे होता था, सारे को ऐड करोगे और जो भी प्रिंसिपल वैल्यू, जो आपके प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी जो भी गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं, वो प्रिंसिपल सप्लाई है, उसी की वैल्यू पर सारी वैल्यू को ऐड करने के बाद जो इस गुड्स की वैल्यू का जीएसटी रेट है, आप सारे पर एप्लीकेबल कर दोगे। क्लियर, कंपोजिट सप्लाई। अब स्टूडेंट्स, हाउएवर However, the contract for supply is on ex-factory basis where buyer pays the outward freight and insurance. The same will not be included in the value of supply of goods. देखो स्टूडेंट्स, एक केस तो ये बना जहां पर सप्लायर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बियर कर रहा था, जहां पर उसने क्या किया, सब कुछ अपने पास से वो किया, उसने कंपोजिट सप्लाई बना दिया। वो कह रहा है मैं आप तक भिजवा दूंगा गुड्स को, ट्रांजिट मतलब मैं ट्रांसपोर्ट की भी अरेंजमेंट करूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, इंश्योरेंस भी। एक क्या है, बायर ने क्या बोला है यहाँ पर सेकेंड केस में कि एक्स फैक्ट्री कमीशन, एक्स फैक्ट्री अरेंजमेंट रखते हैं, यानी फ्रेट और इंश्योरेंस है ना, वो मैं खुद से आपको पे, वो मैं खुद से इंश्योरेंस कंपनी और फ्रेट कंपनी को पे कर दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होना चाहिए, क्या इसमें कोई जीएसटी वैल्यू में ही ऐड होना चाहिए, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा ना। ये किसकी वैल्यू में ऐड होगा, जो उसने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस वालों की वैल्यू में ऐड होगा, ना कि उस गुड्स की वैल्यू में, ठीक है। कैसी अरेंजमेंट है, एक्स फैक्ट्री अरेंजमेंट, एक्स फैक्ट्री अरेंजमेंट। क्लियर, देखो स्टूडेंट्स, जो आपका ये पॉइंट है एक्स फैक्ट्री वाला, इसको एक बार और अच्छे से समझ लो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, फ्रेट चार्जेस उसने ट्रांसपोर्टर को दिए, फ्रेट चार्जेस ट्रांसपोर्टर को दिए, इंश्योरेंस चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी को दिए, फ्रेट के चार्जेस ट्रांसपोर्टर को दिए, इंश्योरेंस चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी को दिए, तो ये गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होगा, गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। जब उसने फ्रेट चार्जेस ट्रांसपोर्टर को दिए, अगर उस ट्रांसपोर्टर को जीएसटी लायबिलिटी लगती होगी ना, तो वो उस अकॉर्डिंग पे कर देगा। इंश्योरेंस के केस में भी सेम हो जाएगा, गुड्स की वैल्यू में ऐड वो नहीं होगा, ये डिफरेंट केस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। अब आता है स्टूडेंट्स, बात की थी हमने, कोई इंटरेस्ट लिया, लेट फी या फिर पेनल्टी हुई है फॉर डिलेड पेमेंट, तो इस केस में क्या होगा, द वैल्यू फॉर अ सप्लाई विल इंक्लूड नॉट ओनली द बेस प्राइस बट ऑल्सो द चार्जेस फॉर डिले इन पेमेंट। यानी अगर कोई भी पेमेंट की डिले में, पेमेंट की डिलेमेंट हुई है, पेमेंट लेट दिया आपने, उस वजह से कुछ इंटरेस्ट लगा, लेट फी लगी, पेनल्टी लगी, तो वो भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा सप्लाई की, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, a supply priced at rupees 2000 is made with a credit period of 1 month for payment. Credit period का मतलब होता है उधार का टाइम, क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है उधार समय, ठीक है। उधार के लिए जो समय दिया जाता है स्टूडेंट कि, यानी जब ये किया जाता है, अगर देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में, कि आप 1 महीने के अंदर अंदर इसकी पेमेंट दे देना, क्रेडिट पीरियड दिया उसने 1 महीने का, देयर आफ्टर अगर आपने 1 महीने के बाद भी पेमेंट नहीं दी तो उसके बाद इंटरेस्ट लग जाएगा 12% का। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। लेकिन पेमेंट कब रिसीव हुई है, 2 महीने के बाद। देनी कितने थी, 1 महीने में देनी थी। सो अमाउंट ऑफ 12% दैट इज 1% पर मंथ ऑन ₹2000 फॉर 1 month आफ्टर द फ्री क्रेडिट पीरियड इज ₹20। उसने क्या बोला था कि क्रेडिट पीरियड है, यानी मतलब 1 महीने तक का तो फ्री क्रेडिट पीरियड है, आप दे देना, उसके बाद की पेमेंट आई तो मैं उस पर आपसे 12% के हिसाब से चार्ज करूंगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 20 रुपए बन गया, 12% पूरे साल के लिए था, तो यानी 1 महीने की जो डिले हुई है, 1 महीने का तो फ्री क्रेडिट पीरियड था, 1 महीने जो उसने उसके आगे की डिले की, उस पर 1% का बनेगा, 2000 का 1% दैट इज ₹20। 1% समझ आया ना स्टूडेंट्स, 12% पर एनम है ना, तो 1% 1 month हो गया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी ₹2000
प्लस 1% का जो इंटरेस्ट था 20 रुपीज 2020। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी इज द डेट व्हेन सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। हमने सेक्शन 12 में इसको डिस्कस किया था। टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाता है इसके लिए, जिस दिन ये अमाउंट रिसीव हुआ। फर्दर, since such charges are an addition in the value of supply, same rate of taxes applicable on the main supply of goods or services are applicable on such charges as well। देखो क्या हुआ, अब सिनेरियो क्या है स्टूडेंट्स। वेल, जो टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल गुड्स का आप कब देखोगे, आई के अकॉर्डिंग, इनवॉइस के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास क्या आई है, एक नोटिफिकेशन नंबर आई थी हमारी, जिसके अकॉर्डिंग अब क्या हो गया है, हमें सिर्फ आई वाला पार्ट देखना था। लेकिन इस इंटरेस्ट के लिए आपने कब देखना है कि जब ये आपको रिसीव हुई है। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है ना आई की डेट कुछ और बन रही हो टाइम ऑफ सप्लाई, इस इंटरेस्ट की जो जब आपको रिसीव हुआ ये किसी और टाइम पे हुआ, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और हो गया स्टूडेंट। तो इस केस में क्या होगा, लगेगा तो टोटल पर जीएसटी आपका टोटल वैल्यू मानी जाएगी। क्या होगा स्टूडेंट, जो अगर मान लो इस गुड्स पर आपका 12% का रेट लगता है ना, तो इस जो आपका इंटरेस्ट मिला लगा है उस पर भी 12% का ही जीएसटी रेट लगेगा। ठीक है, पे कब करोगे उसको, लायबिलिटी कब राइज होगी, जिस दिन आपको रिसीव होगा। लेकिन कौन से परसेंटेज के अकॉर्डिंग पे करोगे, टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जितना आपने गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए पे किया, उतना ही आप इस इंटरेस्ट, लेट फी या फिर पेनल्टी के लिए भी पे करोगे जीएसटी का अमाउंट। क्लियर। चलो, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि सब्सिडीज के केस में क्या होने वाला है। ठीक है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, देखो, सब्सिडी इज अ सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ अ सर्विस और कॉमोडिटी लो। स्टूडेंट, सब्सिडी का क्या मतलब होता है कि कोई थर्ड पर्सन आकर आपको कुछ सब्सिडी दे देता है, कुछ मनी, पैसे दे रहा है। कैसे, क्यों दे रहा है वो, कि जिससे, अब ये मैंने आपको दे दिया ना, आप इस प्राइस जो आपकी सर्विस है या फिर जो आपकी कमोडिटी है यानी गुड्स है, उसका प्राइस आप कम रखना। इतना तो मैंने आपको दे दिया, आप इसका प्राइस कम रखना। देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, किसी और ने आकर, एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात अभी नहीं हो रही, मैं नॉर्मल केस ले रही हूँ, एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ, किसी थर्ड पर्सन ने आकर सब्सिडी दी है, गुड्स की वैल्यू थी 1000 रुपीज, उसने क्या बोला, 200 रुपीज की आपको सब्सिडी दे रहे हैं, ये मनी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किस लिए, जैसे आप मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है ना वो सिर्फ 800 रुपये में ही सेल करो। ठीक है, 800 रुपये में क्यों सेल वो करवाना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है, देखो कई बार क्या होता है, एक कमोडिटी का, एक सर्विस का मार्केट वैल्यू लो रखने के लिए, जिससे और जो और सप्लाईज हैं उनको भी दिक्कत ना है, लो रखने के लिए क्या होता है, सब्सिडी दे दी जाती है। अब स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में सप्लायर के पास कितने पैसे आए, 800 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, मुझे बताओ। 1000 रुपये आए, क्यों, 800 रुपये किसी से मिल गए, 200 रुपये किसी से मिल गए, लेकिन उस पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज के लिए उसके पास वैल्यू क्या है, 1000 रुपीज। तो ऑब्वियसली जीएसटी भी कौन सी वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए, 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग करना चाहिए, इसीलिए सब्सिडी को आप एड बैक करोगे। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड केस है कि ये जो सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, अगर ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है ना स्टूडेंट, तो इस केस में आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 800 रहेगी। ये जो 200 है, एज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन यू द सब्सिडी, इसको आप अपनी कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करोगे। ठीक है, इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, the lower price after adjusting the subsidy, that is in our case it is rupees 800, is the value. If the subsidy is given by a person or entity other than the state or central government, it does not lower the value. The subsidy is added to the value of supply of the supplier who receives the subsidy. यानी नॉर्मल केस है 1000 रुपये करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला केस है तो सिर्फ 800 रुपये पे टैक्स था। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर एडेड टू द वैल्यू। ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन रिसीव्ड आर नॉट इंक्लूडेबल इन द प्राइस। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, देखो, ये जो सब्सिडी दी थी 200 रुपए की, ये डायरेक्टली लिंक्ड थी ना, ये सिर्फ इसी गुड्स और सर्विसेज के लिए दी थी, डायरेक्टली लिंक्ड अप थी, तभी आप उसको ऐड बैक करोगे। अगर उससे क्या किया, नॉर्मली आपके बिजनेस के लिए कुछ कॉर्पस फंड दे दिया, यानी आपके लिए कुछ ऐसी कैपिटल सब्सिडी दे दी, तब ऐड बैक नहीं करोगे। पर्टिकुलरली लिंक्ड अप है वो गुड्स या सर्विसेज के साथ, तो ही ऐड बैक होगी। क्लियर। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डोनेशन मिल रहा है, दान मिल रहा है, उस केस में वो ऐड बैक नहीं होने वाला। क्लियर। एग्जाम्पल,
Selling price of a notebook is rupees 50. For notebooks sold to students in government schools, a company uses its CSR funds, that is corporate social responsibility funds, to pay the seller rupees 30, so that students pay only rupees 20 per notebook. The value of the notebook will be rupees 50, as this is a non-government subsidy. देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप सबको CSR पता है? बताओ CSR पता है? लॉ में नहीं पता भी लॉ में पढ़ोगे। CSR का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हमारे लॉ ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है, एक प्रोविजन बना दिया, अलग से सेक्शन बना दिया है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को, मतलब कॉर्पोरेट्स को अपनी टोटल टर्नओवर में से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज, वो आप लॉ में पढ़ोगे कितना, वो पर्टिकुलर परसेंटेज उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट ने कह दिया आपकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे तो आप दोगे नहीं, आप कहोगे नहीं दे रहे, क्या करा, CSR लगा दिया कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपकी एक पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन जा रही है, ठीक है, या फिर अगर आपकी पेड अप कैपिटल एक्सीड करिए, वो सब आप लॉ में पढ़ोगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आया? अब एक कंपनी ने क्या किया, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर उन्होंने क्या माना कि कुछ पर्टिकुलर एक कंपनी है, गवर्नमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को नोटबुक परचेज करनी थी, तो एक कंपनी ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, नोटबुक की कीमत थी 50 रुपीज, अपना CSR फंड जो हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फंड इकट्ठे किए हैं, उन्होंने क्या बोला, उस फंड को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये कॉस्ट लो रहे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो सप्लायर के पास गए, सेलर के पास गए नोटबुक्स के, और उसको कहा 30 रुपीज तुम्हें हम दे रहे हैं 50 रुपीज में से, स्टूडेंट से तुम सिर्फ 20 रुपीज देना, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के प्रति हमारा वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने हमारा CSR फंड यूज कर लिया। अब एक बात बताओ, सप्लायर के पास कितने पैसे आए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, उसके पास 50 रुपए आए, और ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, क्योंकि किसी कॉर्पोरेट बॉडी ने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी, तो इसको आप क्या करोगे, एड बैक करोगे 30 रुपए का, और टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी बनेगी 50 रुपए। और स्टूडेंट्स, अगर अदर केस में ये होती आपकी गवर्नमेंट ने, यहाँ पर कॉर्पोरेट ना होकर गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट सप्लायर के पास गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये 30 रुपए की सब्सिडी तुम्हें हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट से खाली 20 रुपए लेना, गवर्नमेंट ने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, तो अब आप इसको 30 रुपए को वापस ऐड नहीं करोगे, उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो अभी तक हमने हमारा क्या कर लिया, देखो सेक्शन 15(2) भी अब आपका कवर हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेक्शन 15(2) भी अब आपका कवर हो गया है। तो पहले क्या करो, जितना अभी हमने आफ्टर, मतलब एक आपका पहला लेक्चर था, उसके बाद जो आपका सेकंड लेक्चर है, इसको रिवाइज करो, उसके बाद मूव ऑन करना आप आपके थर्ड लेक्चर पे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका सेक्शन 15(3), ठीक है। सेक्शन 15(2) में हमने क्या पढ़ी, कौन कौन सी इंक्लूजन होते हैं, यानी क्या क्या आपको एड बैक करना है। सेक्शन 15(3) में स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे कि कौन कौन सी आइटम्स को आपको माइनस करना है, ठीक है, यानी डिस्काउंट कैसे ट्रीट होगा, ये देखने वाले हैं हम सेक्शन 15(3). रिवाइज करो, सेक्शन 15(1) अनरिलेटेड कस्टमर, अनरिलेटेड पर्सन्स प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन। सेक्शन 15(2) इंक्लूजन्स की बात करी, सेक्शन 15(3) एक्सक्लूजन्स की बात करेंगे, ठीक है। रिवाइज करो इंक्लूजन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको।